नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे देश में एक बहुत ही नई बड़ी शिक्षा नीति का सूत्रपात हुआ है, जिसे हम नवीन शिक्षा नीति 2020 का नाम दे रहे हैं। उस नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा का नवीनीकरण किया गया है। बहुत सालों बाद एक बार फिर भारत सरकार ने हमारे देश के लिए एक नवीन शिक्षा नीति जारी की है। उस शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे सवाल आपके दिमाग मन मस्तिष्क में चल रहे हैं। प्यारे साथियों, किसी भी राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र के विकास, राष्ट्र के नवनिर्माण, राष्ट्र की उन्नति और आगे बढ़ने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षा केवल सीखना और सिखाना नहीं होती। शिक्षा है संस्कार, शिक्षा है परिष्कार, शिक्षा है परिमार्जन, शिक्षा है आविष्कार। शिक्षा व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। इसलिए हम शिक्षा के उद्देश्यों में आज कहते हैं कि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हर वस्तु पदार्थ के मायने बदल जाते हैं। हर पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु का स्थान, काल, देश, परिस्थिति के अनुसार महत्व कम या ज़्यादा हो जाता है। तो फिर शिक्षा तो एक ऐसी चलने वाली सतत और निरंतर क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसका हमेशा परिवेश के अनुसार अपने आप को बदल जाना या बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमारे भारत देश के विकास के लिए बहुत समय से एक बात पुरजोर तरीके से रखी जाती है कि कहीं न कहीं हमारे शिक्षा के सिद्धांत और आदर्श पुराने हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षा को बहुत कम स्थान दिया गया है, जिसमें समझ से ज़्यादा रटन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। बहुत सारे शिक्षाविद, समालोचक, आलोचक निरंतर इस प्रकार की बातें सामने रख रहे हैं। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकारें शिक्षा में बदलाव के लिए, शिक्षा नीति में बदलाव के लिए बहुत सारे प्रयास करती आ रही है। उन्हीं प्रयासों का एक और परिणाम आप सबके सामने नवीन शिक्षा नीति 2020 के रूप में रखा गया है। इस नवीन शिक्षा नीति के आने के साथ ही हमारे मन और मस्तिष्क में कई सारे सवाल अनायास आ गए हैं। हम बहुत सारी जगह से सूचनाएं समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई जानकारी हमको नहीं मिल पा रही। दोस्तों, क्या है यह नवीन शिक्षा नीति 2020? क्या होगा विद्यालय शिक्षा यानी स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा यानी उच्च शिक्षा का इसमें प्रारूप? पाठ्यक्रम में क्या प्रारूप होगा? क्या बदलाव इसमें होने हैं? शिक्षक भर्ती जो आगामी होने वाली है उनको कैसे करवाया जाएगा? शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं? साथ ही टेट जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभी वर्तमान में प्राइमरी लेवल पर ही आवश्यक है, प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक के लिए आवश्यक है, उसकी भूमिका कम हुई है या ज़्यादा हुई है? साथ ही हमारी इस नवीन शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत का स्थान क्या है? क्या संस्कृत की महत्ता को कम किया गया है या संस्कृत की महत्ता को बढ़ाया गया है? अंत में मैं एक विशेष बिंदु के माध्यम से विशेष बिंदुओं की चर्चा भी आपके साथ करूंगा और इससे होने वाले हमारे लिए लाभ और नुकसान की चर्चा भी मैं विस्तार से करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, समय समय पर राष्ट्र में वृहद स्तर पर अनेक शिक्षा नीतियों का प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किया गया। 1968 की शिक्षा नीति, उसके बाद में 1986 की शिक्षा नीति जो राजीव गांधी के उस काल में बनाई गई। 1986 की शिक्षा नीति के बाद 1992 में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन उस सब के 34 साल बाद 2020 में एक बार फिर नवीन शिक्षा नीति हमारे सामने रखी गई है। वर्तमान सरकार के 2014 के लोकसभा चुनाव में इसको एक प्रमुख घोषणा पत्र के रूप में बीजेपी सरकार ने रखा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम एक नवीन शिक्षा नीति रखेंगे। परिणाम स्वरूप 15 अक्टूबर 2015 को TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका बाद में एक और कमेटी के रूप में जिसमें 9 सदस्य सम्मिलित किए गए, उन 9 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। धीरे धीरे कमेटी ने अपने कार्य को अंजाम दिया और 29 जुलाई 2020 को हमारी नवीन शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप हमारे सामने रखा गया है। संक्षेप में नवीन शिक्षा नीति 2020 का विशेष उद्देश्य क्या है उस पर भी मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं।
दोस्तों, नवीन शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि बार बार शिकायतें रहती है कि हमारे राष्ट्र की शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। तो अब इस नवीन शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है कि सैद्धांतिक शिक्षा से हम व्यावसायिक शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में हमारे भारत राष्ट्र को एक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में भी कहीं ना कहीं हम देखना चाहते हैं, इसलिए भी यह शिक्षा नीति लाई गई है। हम अब रटंत विद्या के स्थान पर समझ आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहते हैं और इस ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। साथ ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब जो आगामी शिक्षा नीति हमारी होगी उसमें बालक के सर्वांगीण विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। परीक्षाओं संबंधी तनाव को कम करके बालक को शिक्षा के माध्यम से बालक का मूल्यांकन करते हुए जो खुद के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से और शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि बच्चे के सभी अंगों का पूर्ण रूप से सभी पक्षों का ठीक प्रकार से विकास किया जाए। बालक की रुचि आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी जाए। जिस क्षेत्र में बालक विशेष रुचि रखता है उसी क्षेत्र में बालक को आगे बढ़ने के प्रचुर अवसर दिए जाएं और उसी विशेष योग्यता और दक्षता को शिक्षक, समाज, परिवार और स्वयं बालक भी आगे बढ़ा सके। कहीं न कहीं हमेशा ये भी आलोचना बनी रहती है कि हमारा पाठ्यक्रम बहुत बोझिल है, इस पाठ्यक्रम को बोझिल न करके अब हल्का किया जाएगा। कहते हैं कि साहब बैगलेस शिक्षा का अब प्रारूप तैयार किया गया है, यानी कि अब बैग का, यानी बक्से का, बैग का, थैले का बोझ कम कर दिया जाएगा, क्योंकि हम रटंत विद्या के स्थान पर अब समझ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि कई सारे स्कूल भी इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, एक ही पुस्तक में सभी विषयों को समाहित करते हुए शिक्षण करवाया भी जाता है। तो वो जो प्रारूप है शिक्षा का उसको अब सभी के लिए लागू किया जाएगा। अब तक MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे और मानव संसाधन विकास मंत्री को हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री के नाम से जानेंगे। वर्तमान में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री यानी नवीन शिक्षा के अनुसार यदि उन्हें नाम दिया जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि रमेश पोखरियाल निशंक हैं, अब वो शिक्षा मंत्री के रूप में ही जाने जाएंगे। चलिए, नवीन शिक्षा नीति के तहत पहला बिंदु जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नवीन शिक्षा नीति में आखिर शिक्षा का स्वरूप और प्रारूप क्या होगा। दोस्तों, मैं इसे दो भागों में मुख्य रूप से बांटूंगा, जिसमें एक हम स्कूल शिक्षा यानी 12वीं तक की शिक्षा और एक उच्च शिक्षा यानी कॉलेज शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर इन दो के अतिरिक्त एक शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा के बारे में भी आपके साथ बातें करूंगा। तो सामान्य तौर पर हम तीन तरह से बात करेंगे, एक स्कूली शिक्षा की बात, एक उच्च शिक्षा की यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा की बात और एक शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा की बात। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा में जैसा कि अब तक होता आया है, हम 10+2 फॉर्मूला पर काम करते आए हैं। 10+2 का मतलब है 10वीं कक्षा तक, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से कहा गया है। हम इसे सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। 10वीं कक्षा तक अब तक सभी समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते आए हैं। कक्षा 11 और 12 की शिक्षा बालक के ऐच्छिक विषयों के साथ प्रारंभ होती है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद बालक 11वीं कक्षा में जाकर अपने इच्छित विषय को चुनता है और वही 11वीं 12वीं में शिक्षण के उपरांत कहीं न कहीं उच्च शिक्षा यानी कॉलेज शिक्षा में भी प्रवेश के समय वही रखता है। लेकिन अब इस सब नवीन शिक्षा नीति में इस प्रारूप को थोड़ा बदल दिया गया है। नवीन शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4+ प्रारूप लाया गया है। अब ये 3+3+ और 4+ वाला प्रारूप क्या है दोस्तों? सबसे पहले इसमें लिखा है 5+। 5+ का मतलब है जैसे नर्सरी एजुकेशन आपने सुनी है, अभी वर्तमान में निजी विद्यालयों में ये लाई गई है। सरकारी विद्यालयों में भी कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम नर्सरी शिक्षा की ओर बढ़े हैं। तो LKG, UKG और प्रेप यानी कि प्रथम कक्षा से पहले की 3 साल की कक्षाएं, जिसमें बालक 3 साल से 6 साल तक का वहाँ कुछ सीखने का प्रयास करता है और उसे आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी आदि लोगों के द्वारा कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है। वो 3 साल की नर्सरी एजुकेशन और कक्षा 1 और 2 यानी दूसरी कक्षा तक की एजुकेशन मिलाकर आपके 5 साल हो जाते हैं। LKG, UKG, प्रेप 3 साल आपके ये हुए। उसके बाद बालक विद्यालय में जाता है 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जहां कक्षा 1 और 2 तो 2 साल आपके ये हो गए, नर्सरी के 3 साल हो गए। इस प्रकार सबसे पहले जो बालक की शिक्षा दीक्षा का आधार बनेगा वो 5+ यानी नर्सरी के 3 साल और कक्षा 1 और 2 के 2 साल यानी 5 साल का आधार होगा। उसके बाद में 3+ फॉर्मूला क्या है?
3+ फॉर्मूला का मतलब है कि नर्सरी के 3 साल बाद और कक्षा 1 और 2 के यानी कुल मिलाकर 5 साल के बाद बालक तीसरी क्लास में प्रवेश लेगा। तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को मिलाकर के 3+ फॉर्मूला दिया गया है, यानी कक्षा 3 से लेकर 5 तक 3+ फॉर्मूला है, जहां एजुकेशन का स्तर और प्रारूप थोड़ा अलग होगा। उसके बाद फिर पुनः 3+ आपका प्रारूप दिया गया है। इससे तात्पर्य है कक्षा 6, 7 और 8 यानी 3 साल की शिक्षा को हम फिर 3+ से सीखते हैं, जहां फिर कहीं ना कहीं भविष्य निर्माण के लिए वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के सूत्रपात यहां से किया गया है। इसके लिए इंटर्नशिप आदि हम बातें करेंगे आगे, वो दिया गया है। लास्ट में जो चौथा प्रारूप है वो 4+ शिक्षा का प्रारूप है। इसका तात्पर्य है कक्षा 9, 10, 11, 12 यानी 4 साल के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 से 12वीं तक की शिक्षा बालक के 4+ प्रारूप में आती है। तो 5+ में नर्सरी के 3 साल और कक्षा 1, 2 आ जाएगी। 3+ में कक्षा 3, 4, 5, 3+ में कक्षा 6, 7, 8, फिर 4+ में कक्षा 9, 10, 11, 12 का प्रारूप समाहित है। आइए अब हम एक एक को थोड़ा विस्तार से सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन प्रारूपों में 4 भागों में शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, बालक के लिए दी जाने वाली शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इन स्तर पर क्या होगा। पहला जो आपका 5+ फॉर्मूला है, जिसमें नर्सरी के कक्षा 1 से पहले की यानी LKG, UKG और प्रेप ये 3 साल की नर्सरी एजुकेशन होगी, जिसका अलग पाठ्यक्रम होगा, जहां बालक को खेलकूद आधारित गतिविधि के माध्यम से रोचकपूर्ण तरीके से खेल खेल में शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, व्यक्तित्व की शिक्षा दी जाएगी। बालक की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ सके, इसके प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद में कक्षा 1 और 2 जो दूसरा वाला इसी का भाग है, उसमें खेलकूद गतिविधि आधारित या क्रिया आधारित या खेल खेल में सीखे, इन सभी गतिविधियों आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसका पाठ्यक्रम कक्षा 3 से आगे के पाठ्यक्रम से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं हम कुछ विशेष प्रकार का अंक ज्ञान या भाषा ज्ञान देने पर हम जोर देते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से खेलकूद और गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर देंगे। देखा जाए तो यह एक प्रकार से बालक के लिए फाउंडेशन कोर्स है, जो आगे के शिक्षा के प्रति उसके नजरिए को तैयार करेगा, शिक्षा में और शिक्षण में बालक की रुचि को बढ़ाएगा। इसके बाद दूसरा जो प्रारूप है हमारा वो 3+ प्रारूप है। 3+ प्रारूप का मतलब है कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक की कक्षा के 3 वर्ष का पाठ्यक्रम। साथियों, यह पाठ्यक्रम भी अन्य पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं होगा, बल्कि अलग होगा। इस पाठ्यक्रम में मातृभाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाएगा, यानी बालक को जो शिक्षा दीक्षा दी जाएगी वो उसकी मातृभाषा में ही दी जाएगी। प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन जहाँ तक संभव हो मातृभाषा में ही दी जानी है। इसके आगे भी यदि संभव हो तो सुविधा अनुसार आगे की शिक्षा भी यानी कक्षा 8 और 10 तक भी संभव हो तो मातृभाषा में ही दी जाएगी। साथ ही कक्षा 3, 4 और 5 में बालक को भविष्य निर्माण हेतु तैयार किया जाना है, जिसके लिए आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम में भविष्य निर्माण के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है उनको सम्मिलित किया जाएगा। प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन पर 1986 की नीति के समान ही त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को या त्रिभाषा सूत्र को स्थान दिया गया है, जिसमें बालक की शिक्षा दीक्षा 3 भाषाओं में कराई जा सकेगी। जैसा कि 1986 की नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला में पहली भाषा बालक की मातृभाषा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा को रखा गया, दूसरी भाषा के रूप में बालक को हिंदी और अंग्रेजी का शिक्षण करवाया गया, और तीसरी भाषा के रूप में जिसे वैकल्पिक भाषा का दर्जा दिया गया था, जिसमें कोई भी प्राचीन भारतीय भाषा यानी जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि हो सकती हैं। उसी के समान प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर बालक 3 भाषाओं का अध्ययन कर सकता है। बालक की शिक्षा दीक्षा 3 भाषाओं में कराई जा सकती है, पर विशेष जो 2 बातें हैं वो ये है कि यहाँ प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल की यानी 3+ फॉर्मूला में कक्षा 5 तक की शिक्षा आवश्यकता के अनुसार मातृभाषा में ही दी जाए और आगे भी आवश्यक हो तो मातृभाषा में जारी रखें। साथ ही इस पाठ्यक्रम की एक विशेष बात ये रहेगी कि इसमें आने वाले समय में बालक के लिए भविष्य निर्माण के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा प्रारूप हमारा 3+ का है। इसका तात्पर्य मैं आपको बता रहा था कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो हमारी एजुकेशन है वो तीसरे प्रारूप में 3+ के नाम से जानी जाती है। अब जो शिक्षा दीक्षा बालक की कक्षा 5 तक मातृभाषा में आप करवा रहे थे और 3 भाषाओं में उसको पढ़ने का अधिकार दिया गया है, आगे जाकर कक्षा 6 से बालक एक विशेष भाषा में विशेष योग्यता या दक्षता अर्जित कर सकेगा। उस भाषा को आधार मानकर अपनी इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार उस भाषा में विशेष प्रकार से वो शिक्षण के माध्यम से योग्यता अर्जित कर सकता है।
साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है और इससे बालक को बहुत सारी अलग से कई सारी चीज़ों को सिखाने का प्रयास भी किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ बालक को पढ़ने लिखने संबंधी संपूर्ण ज्ञान दिए जाने पर जोर दिया गया है। पढ़ने लिखने संबंधी ज्ञान से मेरा तात्पर्य ये है कि भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, गणितीय ज्ञान आदि से संबंधित आधारभूत सभी ज्ञान पर जोर दिया गया है ताकि बालक आगे जाकर के अन्य ज्ञान को अर्जित कर सके। इसके साथ ही एक विशेष जो बात इसमें बताई गई है वो ये है कि यहाँ से वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा का भी सूत्रपात किया गया है। कोई भी बालक प्रोजेक्ट बेस्ड आधारित शिक्षण यहाँ से कर सकेगा। व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशेष कोई ऐसा काम जिसमें प्रोजेक्ट की आवश्यकता हो, प्रायोगिक कोई विशेष अवधान की आवश्यकता हो या क्रिया गतिविधि आधारित कोई विशेष कार्य की आवश्यकता हो तो बालक उस कार्य को या उस शिक्षण को या उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विद्यालय से बाहर किसी लॉन्ड्री दुकान, कारीगर, रंगाई छपाई आदि स्थानों पर जहां उससे संबंधित उसकी रुचि है वहां जाकर वो इंटर्नशिप के समान 10 दिन अधिकतम काम भी देख सकता है, उसको समझ सकता है। जैसे बीएड बीएसटीसी धारक हमारे छात्र अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को अभ्यास के लिए, शिक्षण कार्य में आगे बढ़ने के लिए जैसे एक विद्यालय में जाकर के पढ़ाने का अभ्यास करते हैं और अपने आप को अधिक सक्षम बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार बालक अपने प्रोजेक्ट से संबंधित उस कार्य को देखने के लिए, परखने के लिए, वास्तविक परिस्थितियों में उसको समझने के लिए बाहर जाकर के भी वो 10 दिन अधिकतम इंटर्नशिप के समान कार्य कर सकता है। एक और बहुत बढ़िया बात यह है दोस्तों कि अब तक हमारी शिक्षा पद्धति में कंप्यूटर शिक्षा को 9वीं कक्षा से या 11वीं कक्षा से विशेष स्थान दिया गया था, लेकिन अब हम यह कंप्यूटर का ज्ञान बच्चे को कक्षा 6 से ही देने जा रहे हैं। नवीन शिक्षा नीति का यह मानना है या उसकी यह मंशा है कि आज वर्तमान वैश्विक युग में कंप्यूटर शिक्षा का विशेष महत्व है। किसी भी प्रकार के रोजगार अर्जन में या रोजगार सृजन में कंप्यूटर ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। आज जितनी भी हम सरकारी या प्राइवेट जॉब जहां देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य हो गया है। उसी कंप्यूटर ज्ञान को या कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान को बालक को देने के लिए नवीन शिक्षा नीति में बालक को कक्षा 6 से ही तैयार किया जा रहा है ताकि जो ज्ञान वो कक्षा 9 या 11 में ठीक तरह से अर्जित कर पाता था वो ज्ञान अब वो कक्षा 6 से ही प्राप्त कर सकेगा और आगे कंप्यूटर के क्षेत्र में भी नए अनुसंधान कर सकेगा, कंप्यूटर भाषा को समझ सकेगा, कंप्यूटर का जहां जहां उपयोग है उन सभी जगहों पर बालक की रुचि, दक्षता और उसकी योग्यता का सही मायने में उपयोग हो सकेगा। तो सही मायने में कक्षा 6 से 8 तक 2 बातें विशेष हैं। एक बात तो जो सामान्य मैंने आपको कही है कि इसी विशेष भाषा को पढ़ करके उसमें विशेष योग्यता अर्जित कर सकता है। एक व्यावसायिक शिक्षा का सूत्रपात जिसमें बालक को प्रोजेक्ट आदि की छूट दी जाएगी, उसके इच्छानुसार वो उनमें कार्य कर सकेगा। और एक तीसरी बात यह है कि यहाँ से कंप्यूटर ज्ञान का भी वो अर्जन कर सकेगा। इसके बाद स्कूली शिक्षा में यानी विद्यालय शिक्षा में 12वीं तक की शिक्षा में अंतिम हमारा प्रारूप है 4+ का प्रारूप, अर्थात 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक चलेगा। यहाँ पर एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। यहाँ बालक कक्षा 6 से 8 तक जो भी सामान्य शिक्षण करता आया है अब उसका गहराई से अध्ययन कर सकेगा। अब तक चली आ रही व्यवस्था जिसे हम स्ट्रीम सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी जिस धारा में बालक पढ़ता आ रहा है उसी धारा में उन्हीं विषयों का अध्ययन करता रहा है, उसके स्थान पर अब हम मल्टी सब्जेक्ट सिस्टम का प्रारूप तैयार करके लाए हैं। मल्टी सिस्टम सब्जेक्ट का मतलब है कि बालक अब अपनी इच्छानुसार मनचाहा कोई सा भी सब्जेक्ट अतिरिक्त सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकता है। जैसे कक्षा 9 और 10 का पाठ्यक्रम जिस परिस्थितियों में अभी चल रहा है बदलाव होगा लेकिन उसी प्रारूप में रहेगा, पर बालक यदि किसी विशेष अन्य किसी विषय में रुचि रखता है तो वो उस विषय का अध्ययन भी साथ के साथ कर सकेगा। कक्षा 11 में जाकर बालक सब्जेक्ट चयन करता है लेकिन 2-3 सब्जेक्ट के अलावा उन्हें अन्य सब्जेक्ट चुनने की इजाज़त नहीं होती। अब वो उन 2-3 ऐच्छिक विषयों के साथ साथ में अन्य भी इच्छित विषय पढ़ सकेगा। इस प्रकार से अब एक मल्टी सब्जेक्ट सिस्टम तैयार हुआ है ताकि बालक अपनी इच्छानुसार जहाँ जहाँ उसकी रुचि है उससे संबंधित विषय को भी सीख सकेगा, पढ़ सकेगा और उसका रिपोर्ट कार्ड भी साथ के साथ अन्य विषयों के समान ही तैयार होगा। आगे जाकर वो उस रिपोर्ट कार्ड का कहीं भी अपने लिए उपयोग कर सकेगा। बात करें दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं की, कक्षा 9 से 12 के मध्य 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 10वीं और 12वीं कक्षा में
केवल एक ही बार किया जाता है। जहां पेपर सैद्धांतिक ज़्यादा होता है, लिखित परीक्षा का विशेष आयोजन किया जाता है। 20% अंक आपके सत्रांक के और अन्य सारे, जैसे सामान्य मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर आपका अर्धवार्षिक और 3 टेस्टों में से, और अन्य बाकी का 80 प्रश्न का आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है, जो साल में केवल एक ही बार आयोजित होता था। अब नवीन शिक्षा नीति के आधार पर सेमेस्टर प्रणाली को लागू किए जाने की मंशा है। सेमेस्टर प्रणाली से तात्पर्य है कि साल में अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 2 बार किया जाएगा। दूसरी विशेष बात यह भी है कि बोर्ड परीक्षाओं के इस प्रारूप में प्रश्न पत्र को भी 2 भागों में बांटकर रखने का प्रावधान है। 2 भागों में बांटने से मेरा तात्पर्य है कि अब हम न्यू टाइप क्वेश्चन बैंक को भी, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी अपने प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया जाएगा, और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों के या प्रश्नों के अलावा सैद्धांतिक या लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो प्रश्न पत्र के भी 2 प्रारूप हो गए और उसमें बोर्ड परीक्षा के भी 2 भाग हो गए हैं। बात करूं मैं, अब तक मूल्यांकन छात्र का शिक्षक द्वारा किया जाता था। बोर्ड परीक्षा में वो जो कुछ भी लिखता था उसका मूल्यांकन कॉपी के माध्यम से शिक्षक करता था और रिजल्ट तैयार किया जाता था। अब मूल्यांकन को भी 360 डिग्री असेसमेंट का नाम दिया गया है। 360 डिग्री का मतलब बालक का ओवरऑल, जैसे 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो कहीं ना कहीं अराउंड सराउंड होता है, उसी प्रकार से अब बालक का सर्वांगीण रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन को भी 3 भागों में बांटकर बताया जा रहा है, यानी बालक खुद मूल्यांकन करेगा, दूसरा बालक के साथी उसका मूल्यांकन कर सकेंगे, और तीसरा जो अभी किया जाता है कि बालक का शिक्षक द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा के अब महत्व को घटाने की मंशा है, उसके स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली यानी साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं करवाने की मंशा है, और तीसरी बात प्रश्न पत्र को भी 2 भागों में बांटकर अब आगे बनाने की मंशा है। साथ ही मूल्यांकन में शिक्षक का जो प्रभुत्व था या शिक्षक के द्वारा ही मूल्यांकन किया जाना है या किया जाता था, उसको अब हम कम करते हुए छात्र को छात्र के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करने का, छात्र के साथियों द्वारा मूल्यांकन करने का और छात्र के शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करने का नया प्रावधान जोड़ा गया है। इन सब बातों से ये तो जाहिर है कि हम रटंत विद्या के स्थान पर समझ पर जोर दे रहे हैं, अर्थात रटंत से दूर और समझ पर जोर, ये इसका प्रमुख सिद्धांत या आदर्श हम कह सकते हैं। 12वीं तक के संपूर्ण विषयों में, जिनमें ऐच्छिक विषय या रुचि वाले विषय सभी को सम्मिलित करते हुए बालक के द्वारा शिक्षण कार्य में प्राप्त सभी योग्यताओं और दक्षताओं का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में बालक के द्वारा शिक्षण में सीखे गए सारी योग्यताओं का और पाठ्यक्रमों में उसके द्वारा प्राप्त सभी उपलब्धियों का एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे हम रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। यह रिपोर्ट कार्ड आगे जाकर उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए बालक का आधार बनेगा। सीएटी के साथ साथ 12वीं कक्षा में रिपोर्ट कार्ड या यूं कहें कि मूल्यांकन में प्राप्त उसका जो रिजल्ट है वही उच्च शिक्षा यानी कॉलेज शिक्षा में प्रवेश के समय उसके लिए आधार का काम करेगा। अब मैं स्कूली शिक्षा से संबंधित कुछ विशेष बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जो वास्तव में आप सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई है। इससे पहले 2005 में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम या रूपरेखा के तहत पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया था, जिसमें भी ये बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं हमें थैले का बोझ कम करना चाहिए, रटन के स्थान पर समझ को स्थान दिया जाना चाहिए। उसके 2005 यानी उसके 15 साल बाद एक बार फिर नवीन शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब रटन के स्थान पर समझ आधारित पाठ्यक्रम होगा। अब किताबों का बोझ कम होगा। हम सैद्धांतिक शिक्षा से कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए पाठ्यक्रम का बदलाव होना या पाठ्यक्रम का बदला जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अब तक जो आरटी 2009 का अधिनियम तैयार किया गया और 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, उस के दायरे को ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। यानी अब जो प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक बालक का मौलिक अधिकार समझी जाती थी, वो शिक्षा अब कक्षा 12 तक बालक का अधिकार समझी जाएगी। यानी एक बालक के लिए आधारभूत शिक्षा अब कक्षा 8 तक नहीं रहेगी, बल्कि बालक को कक्षा 12 तक की शिक्षा बेसिक एजुकेशन के रूप में दी जानी चाहिए, ऐसा इस प्रारूप में कहा गया है। दूसरी बात इसमें यह भी कहा गया है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात 25:1 होगा, यानी 25 छात्रों पर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा हो पाता है तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन में एंटिटी करने वाले सभी साथियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यदि इसे विधिवत या मानकों के साथ या यूँ कहूँ कि 25:1 छात्र शिक्षक अनुपात पर लागू किया जाएगा, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है
एनटीटी किए हुए लगभग 10,000 से ज़्यादा साथियों को केवल राजस्थान में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ साथ एक विशेष बात ये भी कही गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब तक पूरी जीडीपी का 4% खर्च किया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 6% किया गया है। इसको सीधा सीधा आप ये समझिए कि 100 रुपये में पहले 4 रुपया केवल शिक्षा पर खर्च किया जाता था, जो बढ़ाकर लगभग 50% इसको बढ़ा दिया गया है और अब 6 रुपये शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, जिसका सीधा सीधा प्रभाव ये रहेगा कि शिक्षण संस्थानों से लेकर शिक्षा संस्थानों से और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कई अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, कई शिक्षण संस्थानों को सहायता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान, रिसर्च आदि को बढ़ावा मिलेगा। कक्षा 1 से 12 तक की जो बालकों की बेसिक एजुकेशन कहा जा रहा है, उस शिक्षा के प्राप्ति के लिए यानी कक्षा 12 तक 100% नामांकन के लिए 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे तात्पर्य यह है कि 2030 तक भारत देश में 12वीं कक्षा तक लगभग 100% बालकों का नामांकन होना आवश्यक है, यानी प्रत्येक बालक 12वीं तक की कक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य रूप से, या यूँ कहूँ कि 12वीं कक्षा तक की एजुकेशन आवश्यक रूप से भारत के सभी बालक प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो अब तक केवल कक्षा 1 से 8 तक संचालित किए गए हैं, कहीं कहीं कक्षा 10 तक या 12 तक भी संचालित किए गए हैं, लेकिन अब उन सभी विद्यालयों को जो कक्षा 8 तक ही संचालित थे उनको बढ़ाकर अब कक्षा 12 तक किया गया है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं के शिक्षा के प्रोत्साहन में सहायता मिलेगी और लड़कियां कक्षा 12 तक की शिक्षा को आसानी से अर्जित कर सकेंगी। इससे फायदा ये होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाएं दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हुए भी आवासीय विद्यालयों के माध्यम से या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से 12वीं तक की शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकेंगी। स्कूली शिक्षा के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूं उच्च शिक्षा में नवीन शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बातें बताई गई हैं। उच्च शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 12 के बाद रिपोर्ट कार्ड के बाद बालक कॉलेज शिक्षा में प्रवेश करता है। कॉलेज शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा को ही उच्च शिक्षा के नाम से जाना गया है। दोस्तों, 12वीं कक्षा के बाद बालक जब ग्रेजुएशन के लिए या यूँ कहें कि कॉलेज शिक्षा के लिए फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेता है, अब उस सारे पाठ्यक्रम को बदलाव के लिए मंजूरी दी गई है, यानी स्कूली शिक्षा के समान ही कॉलेज शिक्षा और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी बदला जाएगा। अब तक अलग अलग एजेंसियां संचालित थीं, किसी को हम यूजीसी के नाम से जानते थे, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे। इसी प्रकार से विशेष यूनिवर्सिटीज अपने अधीनस्थ कॉलेज की परीक्षाओं का आयोजन भी करवाती थी। उन सबको मिलाकर के अब एक संस्था या एक रूप में प्रारूप नाम दिया गया है, यानी सबको मिलाकर एक कर दिया गया है। साथ ही उन सब के समान मानक निर्धारित किए गए हैं, यानी समान मान्यता दी गई है और अब सबके लिए एक ही पाठ्यक्रम की बात कही गई है। स्कूली शिक्षा के समान उच्च शिक्षा में भी छात्र और शिक्षक का अनुपात निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा में भी स्कूली शिक्षा के समान उच्च शिक्षा हेतु 2030 तक 50% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी 2030 तक जैसा कि स्कूली शिक्षा में 12वीं तक के सभी बालक बालिकाएं शिक्षा अर्जित कर सकें, ऐसा कोई भी बालक नहीं रहे जो 12वीं तक की शिक्षा 2030 तक प्राप्त नहीं कर सके। उसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी ऐसा लगभग 50% बालक ऐसे हों जो कॉलेज शिक्षा यानी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। उच्च शिक्षा में एंट्रेंस एग्जाम के लिए मान लीजिए किसी बालक का एडमिशन परसेंटेज के आधार पर नहीं होता है, तो ऐसे में योग्य बालक कई बार एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बालकों के लिए यदि कॉलेज चाहे, ध्यान रहे ये कॉलेज की इच्छा पर निर्भर रहेगा, अनिवार्य नहीं रहेगा, यदि वह चाहे तो उसके लिए अलग से एक परीक्षा ले सकता है, यानी एंट्रेंस एग्जाम ले सकता है, प्रवेश परीक्षा ले सकता है, प्रवेश टेस्ट ले सकता है। यदि उसमें बालक अच्छी परफॉर्मेंस करता है, अच्छी उपलब्धि अर्जित करता है, तो उस तरीके से भी बालक को कॉलेज यानी उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। तो स्कूली शिक्षा के समान यहाँ भी पाठ्यक्रम बदलाव की बात कही गई है। यहाँ पर भी सारी संस्थाओं को मिलाकर एक समान मानक दिए जाने की बात कही गई है, सभी को समान दर्जा दिए जाने की बात कही गई है, पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली या एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात कही गई है। उसी के समान 2030 तक 50% उच्च शिक्षा में बालकों की लब्धि की बात कही गई है। इसके साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात की बात भी कही गई है। इन सब बातों के साथ साथ जैसा कि कक्षा 6 से ही मैं आपको बता रहा था कि प्रोजेक्ट, प्रयोजना या इंटर्नशिप के माध्यम से बालक वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त कर सकेगा। आगे जाकर उच्च शिक्षा संस्था में भी या उच्च शिक्षण कार्य में भी, उच्च शिक्षा में भी वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष जोर दिया गया है। स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में अब एक और नया परिवर्तन किया गया है।
पहले बालक फर्स्ट ईयर में जाकर के जो भी सब्जेक्ट चयन करता था केवल उसी का शिक्षण कर पाता था। अब कॉलेज शिक्षा में भी कुछ विशेष विषयों के साथ साथ आप अन्य विषयों का अध्ययन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अब तक हम स्ट्रीम सिस्टम की तरफ चल रहे थे, लेकिन अब जाकर के एक वही मनचाहा आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक नई सिस्टम की शुरुआत की गई है जिसका नाम मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट नाम दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप जब चाहें उस विषय को छोड़कर कोई दूसरा मनचाहा विषय भी पढ़ सकते हैं। जितना आपने किया है उतना अब आपको मिलेगा। यानी कि यदि आप फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देने के बाद या फर्स्ट ईयर पास करने के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आप ले लेते हैं, या यूँ मान लीजिए सीधी भाषा में कि आप फर्स्ट ईयर के बाद में आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो वो 1 साल के आपके द्वारा अर्जित ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। 1 साल का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए कोई विद्यार्थी 2 साल की पढ़ाई के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, या यूँ कह लीजिए कि 2 साल के बाद वो किसी अन्य सब्जेक्ट में रुचि रखता है और वहाँ पढ़ना चाहता है, तो उसको 2 साल का डिप्लोमा दिया जाएगा। तीसरी बात, यदि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पूर्ण रूप से आपने यदि ग्रेजुएशन 3 साल का लिया, तब आपको डिग्री मिलेगी। जब तक कि अब तक की शिक्षा नीति में क्या होता आया है कि यदि आप फर्स्ट ईयर के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो आपका साल खराब समझा जाता था। यहाँ तक कि 2 साल के लिए आपने पढ़ाई कर ली और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया हो तो वहाँ भी आपके 2 साल या 3 साल खराब हो जाते थे। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के एक नई चीज़ का सूत्रपात किया गया, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। इससे बालक एक तो कोई भी विषय पढ़ सकेगा, जब चाहे मनचाहा सब्जेक्ट चेंज भी कर सकेगा। आपका मन है कि मैं 1 साल आर्ट्स में पढ़ना चाहता हूँ, दूसरी साल कोई साइंस मैथ का सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कर सकेंगे। 1 साल का वो आर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके हमेशा साथ रहेगा। आवश्यकता अनुसार आगे उसका प्रयोग भी आप कर सकेंगे। यानी अब एक संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि चाहे तो उसके साथ में कोई दूसरा कोर्स भी पढ़ सकेगा। एक साइंस मैथ का विद्यार्थी आर्ट्स भी पढ़ सकेगा। आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकेगा। अब ग्रेजुएशन शिक्षा का क्या प्रारूप होगा उसे मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। अब तक ग्रेजुएशन सिस्टम में हम 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन अब इसे 2 भागों में बांटकर आपको समझना चाहिए। यदि आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब आपको 3 साल का बीए या ग्रेजुएशन कोर्स करना होता है। यदि आप रिसर्च के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी आपको आगे जाकर अनुसंधान में काम करना है, तो इसके लिए आपको 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यानी 4 साल के लिए आपको पढ़ना होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता था, यानी कुल मिलाकर के 5 साल बाद फिर आप रिसर्च के लिए आगे बढ़ते थे, जबकि अब आपको 1 साल की बचत होगी। 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद अब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 साल का रहेगा, तो 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, कुल मिलाकर 4 साल के लिए आप पढ़ेंगे। 4 साल बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप 4 साल के लिए रिसर्च के लिए तैयारी करते हैं, यानी आप पीएचडी करते हैं। 4 साल पीएचडी के बाद आपको एमफिल आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती हैं। तो नौकरी के लिए सामान्य यूँ कहीं कि ग्रेजुएशन यदि हम करना चाहते हैं तब हम 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, और यदि हम रिसर्च के लिए पढ़ रहे हैं तब हम 3 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी 4 साल के लिए पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 4 साल में हमारी पीएचडी कंप्लीट कर सकेंगे। तो इस प्रकार स्कूली एजुकेशन के समान ही उच्च शिक्षा में भी कई सारे बदलाव किए जाने हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों विशेष रूप से उस बात की जिसको आप सुनना चाहते हैं और इतनी देर से जिसका आपको बहुत इंतजार है, यानी शिक्षक भर्तियां कैसे होंगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा का आधार क्या होगा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप क्या होगा। आप सब जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए बीएसटीसी और बीएड होना आवश्यक है। अब तक की व्यवस्थाओं में हम समझ रहे हैं कि ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद हम 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। 2-3 साल पहले ही इसे 2 वर्ष का किया गया है, जबकि 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का बीएड होता था। तो वर्तमान समय की यदि हम बात करें, वर्तमान व्यवस्था की शिक्षा नीति की बात करें, तो 3 साल ग्रेजुएशन के बाद हम 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड के लिए करते हैं और 2030 तक यही व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2030 तक 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद हम 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को लगातार करते रहेंगे। 2030 के बाद क्या परिस्थितियां रहेंगी उसके लिए आगे गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। साथ ही
निष्क्रिय जो बीएड कॉलेज हैं अर्थात जो विशेष रूप से सक्रिय नहीं हैं उनको बंद किया जाएगा और जो ग्रेजुएशन के कॉलेज आपके सामान्य कॉलेज हैं उनके साथ ही बीएड पाठ्यक्रम को शुरू किया जाएगा। यानी अब अलग से बीएड कॉलेज नए नहीं किए जाएंगे। जो आपके ग्रेजुएशन बीए कॉलेज हैं या सामान्य कॉलेज हैं जो एजुकेशन आपको ग्रेजुएशन की देते हैं उन्हीं को बीएड कॉलेजों के रूप में क्रमोन्नत या उनको परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही 12वीं कक्षा के बाद जो डीएलडी यानी बीएसटीसी प्रशिक्षण आप करते हैं उसके बारे में नवीन शिक्षा नीति में अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा। आपसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जाकर अभी मात्र नवीन शिक्षा नीति का एक छोटा सा प्रारूप तैयार हुआ है और उसे ही हम लोग इधर उधर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो बीएसटीसी धारक है ये कदापि नहीं समझे कि हम लोगों ने जो बीएसटीसी कर रखी है तो उसका क्या होना है। निश्चित रूप से इस शिक्षा नीति में इन सब चीज़ों के लिए विधिवत और बहुत न्यायसंगत बातें की गई होंगी या की जाएंगी। आगे मैं बात करता हूं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की। शिक्षक बनने के बाद भी शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जानी जरूरी हो जाती है, ताकि बदलते परिवेश में शिक्षक अपने आप को अपडेट कर सकें और बदलते परिवेश के साथ साथ उसके मापदंड भी बदलते रहते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकारें या स्टेट सरकारें या भारत सरकार समय समय पर कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसका संचालन विशेष रूप से NCTE नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन या नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन संस्था है, जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करवाती है। इसके लिए कहा गया है कि शिक्षण के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों की आवश्यकता है, उनको तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए या शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्टैंडर्ड मानक तैयार किए जाने चाहिए और समय समय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम भी तैयार हो, शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम भी तैयार हो, जो कार्य NCERT और NCT के द्वारा किया जाना है। ये सभी मापदंड मूल्यांकन और ये सभी प्रकार के प्रारूप गवर्नमेंट और प्राइवेट शिक्षकों के लिए समान रूप से आवश्यक और जरूरी होंगे। अब मैं थोड़ा डिटेल में उस बारे में आपसे बात करता हूं जिसको आप बेहद बेचैनी के साथ इंतजार के साथ सुनना चाह रहे होंगे कि हमें इन सब की जानकारी चाहिए। वो है दोस्तों कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। एक शिक्षक बनने के लिए आपको कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। अब तक आपने देखा है कि हम BSTC करने के बाद और बीएड करने के बाद हम रीट भर्ती परीक्षा का एग्जाम देकर के प्राइमरी शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 में सिलेक्शन लेते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए हमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड की आवश्यकता होती है और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए हमको बीएड और एमए की आवश्यकता यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। इसके साथ आपने विशेष रूप से देखा है कि सेकंड ग्रेड और बीएड या यूं कहें कि फर्स्ट ग्रेड के लिए राजस्थान विशेष सरकार की बात मैं करूं तो यहां आपको टेट एग्जाम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केंद्र की जो सर्विसेज आप देखते हैं वहां पर यदि आप सेकंड ग्रेड एग्जाम भी देते हैं तो वहां टेट की आवश्यकता होती है। वो वास्तव में RTE 2009 का ही एक अंश है, लेकिन चूंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र सरकार जो भी शिक्षा पर कानून बनाती है उनमें राज्य सरकारें आंशिक संशोधन करके उन्हें अपने राज्य में परिस्थिति अनुसार लागू करने का प्रयास करती है। यहाँ ये बात भी आपके समझ में आ रही होगी, यदि राजस्थान सरकार के पास ये नियम आता है या शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप आता है तो निस्संदेह राजस्थान सरकार भी अपने परिवेश के अनुकूल, समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल इसमें परिवर्तन निश्चित रूप से करेगी और इसे लागू करेगी। जैसा कि 2009 RTE संपूर्ण देश में 2010 से लागू हुआ, लेकिन क्या सारे देश में एक समान शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? सब राज्यों ने अपने अपने परिस्थितियों के अनुकूल इसमें कुछ परिवर्तन किए, जोड़ तोड़ करने के बाद इसे लागू किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 2009 के RT एक्ट में कहा गया, भारत सरकार ने प्रारूप में उनको लागू किया, लेकिन राजस्थान सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों ने उन्हें वैसा का वैसा लागू नहीं किया है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी पेचीदियाँ, ऐसी कई सारी जटिल प्रक्रिया आपको लगेगी कि यार ऐसा हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये कहना भी कोई विशेष वो नहीं है कि राजस्थान सरकार या अन्य सरकारें इसको हुबहू लागू करेंगी। तो मैं आपको बात बता रहा था शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। अब आपको 3 या 4 चरणों से गुजरना होगा। अब तक हम बीएड और BSTC करने के बाद एक उसके लिए एलिजिबल टेस्ट केवल प्राइमरी लेवल पर देते थे और प्राइमरी एजुकेशन में हम शिक्षक बन जाते थे। ग्रेड 2 और फर्स्ट के लिए आपको किसी प्रकार का कोई प्रारंभिक प्रशिक्षण या प्रारंभिक टेस्ट नहीं देना होता था। बीएड करने के बाद वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता आप बन जाते थे। अब
दोस्तों आपको 3 या 4 चरण में इसलिए कह रहा हूं कि 2 चरण लगभग एक समान है, फिर भी यदि हम मोटे रूप में सीखना चाहें तो हम 4 चरणों में इसको बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो एक आपके लिए इंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी क्वालिफाई एग्जाम होगा, जिसे हम रीट के नाम से राजस्थान में समझ रहे हैं, यानी उसे टेट के लीजिए। आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना ही गुजरना होगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद में फिर आपके लिए एक अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि वो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के नाम से आयोजित की जाएगी। उसे अलग अलग एजेंसियां निर्धारित करती हैं। जैसे राजस्थान सरकार की यदि मैं बात करूं तो वहां पर आपको आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग और साथ ही में एक और नया अधीनस्थ आयोग आपके लिए बनाया गया है। तो इनके माध्यम से, या यूं कहें कि प्रारंभिक यदि शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो वहां जिला परिषद संस्थाओं के माध्यम से भी ये काम किए गए हैं और किए जा सकते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया उसमें होगी आपके लिए डेमो क्लासेज होगी, यानी आपको एक प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं शिक्षक से संबंधित सारे गुण रखता हूं, मेरी अभिव्यक्ति और ज्ञान दोनों शिक्षक बनने के योग्य हैं। डेमो के बाद में अंतिम जो चौथा चरण वो होगा आपका इंटरव्यू का, यानी कि आप साक्षात्कार के माध्यम से भी अपने व्यक्तित्व का सामने वाले साक्षात्कर्ताओं के सामने प्रदर्शन करेंगे। साक्षात्कर्ता आपके व्यवहार को, व्यक्तित्व को, ज्ञान पर अधिकार को और आपकी अभिव्यक्ति और भाषा शैली को या भाव शैली को परखेंगे और उसके आधार पर आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए चयन करेंगे। तो मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम वास्तविक रूप से जिस लिए आप मुझे सुनना चाह रहे हैं वो बात आपके लिए यही है कि अब किसी भी प्रकार से शिक्षक बनने के लिए आपको 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बीएड या बीएसटीसी यदि रहती है तो ठीक है, और बीएड का रहता है तो हम बीएड करने के बाद सबसे पहले हम टेट से गुजरेंगे। टेट के बाद में हमारी भर्ती परीक्षा होगी, भर्ती परीक्षा के बाद डेमो होगा और डेमो के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के नाम से ही कई लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसा हुआ तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ऐसा हुआ तो हम जैसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। इससे पहले 2011 से भी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू थे, वहाँ पर भी न जाने कैसे कैसे लोगों का सिलेक्शन होता था, कई सारे योग्य लोग रह जाते थे। ऐसी कई सारी बातें सुनने को आती हैं। हमारे मन में भी एक डर बैठ जाता है कि यार अब मैं शायद ही कभी शिक्षक बन पाऊंगा। याद रखिएगा साथियों, शिक्षक भर्ती जब भी परीक्षा होगी निश्चित रूप से हम में से ही कोई साथी शिक्षक बनेगा। हिंदुस्तान से बाहर किसी विशेष अमेरिका, रूस या चीन से तो कोई शिक्षक लाए नहीं जाएंगे। राजस्थान की भर्ती परीक्षा हुई तो राजस्थान से बाहर का कोई शिक्षक नहीं लाया जाएगा। हमारे ही कोई साथी होंगे जो इंटरव्यू फेस करेंगे या इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और वो शिक्षक पद पर आसीन होकर छात्रों को शिक्षा प्रदान करेंगे। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं कि कोई चांद से कोई विशेष व्यक्ति बुलाया जाएगा जो इस पद के लिए योग्य होगा। प्रक्रियाएं केवल एक व्यक्ति के लिए लागू होंगी नहीं, इसलिए इस बात से आप कतई नहीं डरें कि मेरा तो सिलेक्शन अब मुश्किल है, मैं इतनी सारी प्रक्रियाओं से शायद नहीं गुजर सकूं। निश्चित रूप से जो मानक लागू होंगे वो पहली बात तो आप ये समझिएगा वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं होगा, वो सबके लिए लागू होगा। जो एक की कमजोरी है वो लगभग सबकी कमजोरी है। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि एक ही पद के लिए आपका या आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई, बोला उसमें तो निश्चित रूप से ऐसे किसी व्यक्ति का हो सकता है जो किसी विशेष प्रकार की अनुचित अप्रोच रखता हो। जो भी हो, आगे जाकर राजस्थान सरकार के पास जब ये अधिनियम आएगा, शिक्षा नीति का प्रारूप आएगा, तो राजस्थान सरकार निस्संदेह इसमें बहुत सारे परिवर्तन कर सकती है। आप सब बेरोजगार साथी जिस मानसिकता के साथ कई बार अपने अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, यदि एकजुट होकर के आप अपनी बातों को सामने रखेंगे, शिक्षक संघों के माध्यम से, बेरोजगार संघों के माध्यम से, यदि आपको लगता है कि कई चीज़ें इसमें आपके अनुकूल नहीं हैं या शिक्षा प्रणाली के अनुकूल नहीं है या राजस्थान की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, या आपको लगता है कि ऐसा होने के बाद तो हम आईएएस से भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया से गुजरने का अनुभव रखते हैं, तो आप अपनी बातें शांतिपूर्ण तरीके से, एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आप सरकार के सामने रख सकते हैं। हो सकता है कि सरकार इन बातों पर पुनर्विचार करे और नवीन शिक्षा नीति 2020 का भारत सरकार द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया है वो राजस्थान सरकार परिवर्तन के साथ लागू कर सकती है। जैसा कि 2009 के आरटी एक्ट में भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो राजस्थान सरकार ने अलग की हैं। वहाँ बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप 8वीं तक के बच्चे को फेल करेंगे, हालांकि हमने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन वहाँ ये भी नहीं लिखा था कि 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में बोर्ड का आयोजन करवाया जाए, जबकि राजस्थान सरकार ने 8वीं कक्षा में एक पात्रता प्रमाण परीक्षा, यूँ कहें कि बोर्ड के समान परीक्षा का आयोजन करवाया है। तो इससे आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ये विशेष राजस्थान के उन सभी युवाओं के लिए हैं जो शिक्षा नीति से बहुत डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, इसमें इंटरव्यू होने वाला है। कॉलेज व्याख्याता जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए केवल मात्र 12 अंक का इंटरव्यू रखा गया है। दिन ब दिन इंटरव्यू को हटाया भी जा रहा है। यदि भारत सरकार इसमें इंटरव्यू को जोड़ रही है, इसका मतलब वो ये चाहती है कि हमारी शिक्षा तभी गुणवत्तापूर्ण होगी जब योग्य शिक्षक हमारे शिक्षा प्रणाली से जुड़ेंगे, जब योग्य लोग शिक्षक पद पर आसीन होंगे, तब जाकर वो अच्छी
शिक्षा दे सकेंगे। तो हमें उन सब भावनाओं का ध्यान भी रखना है। तो हमारा प्रयास इन सब चीज़ों से ज़्यादा यहाँ होना चाहिए कि हम एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए जो हमारी आवश्यक योग्यताएं और मानक उपदंड है, जो मापक है या मानदंड है, उनको पूरा करें। अपने आप को इस तरह से ढालें कि हम आज ही के जीवन में अपने आप को शिक्षक मानते हुए चलें और हमेशा शिक्षक पद के लिए आवश्यक अनिवार्य योग्यताओं को धारण करते हुए चलें। इसमें एक और विशेष कड़ी है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारे साथियों के मन में ये होगा कि ये टेट का जो एग्ज़ाम है इसका प्रारूप क्या होगा, टेट के एग्ज़ाम की महत्ता घटी है कि बढ़ी है। तो दोस्तों, अभी जो मैं आपको 4 चरण बता रहा था, जिसमें विशेष रूप से अब तक हम प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनने के लिए टेट एग्ज़ाम पास देते हैं। अब तक टेट का एग्ज़ाम केवल प्राइमरी एजुकेशन के टीचर के लिए ज़रूरी था, यानी आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठते हैं, 3rd ग्रेड टीचर यदि आप बनना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए टेट अनिवार्य था। ध्यान रहे, अब टेट एग्ज़ाम की महत्ता बढ़ी है। नवीन शिक्षा नीति में टेट एग्ज़ाम केवल प्राइमरी टीचर के लिए ही नहीं बल्कि वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी अनिवार्य कर दिया है। जैसा कि केंद्रीय सरकार की जितनी भी वैकेंसीज आती है उनमें सीटेट को 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। उसी प्रकार से राजस्थान सरकार या नवीन शिक्षा नीति में यूँ कहूँ कि आगे जाकर के सारे जितने भी शिक्षक पदों पर 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड टीचर आसीन होंगे उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। कई साथियों के मन में ये भी आ रहा होगा 2016, 17, 18 का जो टेट एग्ज़ाम रीट एग्ज़ाम हमने दिया है क्या वो फिर अवैध माना जाएगा। तो साथियों, इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी। अभी बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो आना बाकी है। हम केवल वही बातें आपके सामने रख रहे हैं जो वास्तविक रूप से सामने आई है और जिनको आप कभी समझ नहीं पाए हैं। तो टेट एग्ज़ाम का दायरा बढ़ेगा, यानी अब प्राइमरी टीचर और 2nd ग्रेड दोनों एग्जाम्स के लिए, दोनों शिक्षक भर्तियों के लिए आपका टेट पास होना जरूरी है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान अभी सुनने में नहीं आया या शिक्षा नीति में कोई जिक्र नहीं किया गया है। सार रूप में यूँ कहूँ कि शिक्षक भर्ती परीक्षा थोड़ी पेचीदियों से होकर गुजरेगी। बहुत समय पहले जब शिक्षा नीति का थोड़ा सा प्रारूप सामने आया, कई सारे शिक्षाविदों ने यहाँ तक भी कहा है कि अब IAS बनने से भी ज़्यादा कठिन होगा शिक्षक बनना। ठीक है, गरिमापूर्ण हमारे पास पद है, हम आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ, व्यावसायिक रूप से रोजगार प्राप्त करने के साथ समाज का एक मजबूत स्तंभ भी हैं। समाज हमें आशा भरी नज़रों से देखता है, समाज हमसे संस्कारों की उम्मीद रखता है। हम राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा भागीदारी हैं, राष्ट्र निर्माण में हम भागीदारी हैं, हम राष्ट्र के कंधे हैं, हमारे कंधों पर संपूर्ण राष्ट्र के विकास, संस्कार और आगे बढ़ने का सारा कुछ हम पर निर्भर करता है। इसलिए एक गौरव का विषय भी है कि लोग हमें इस तरह से समझते हैं कि एक शिक्षक का सुयोग्य और गुणवत्तापूर्ण होना आवश्यक है, ज्ञान के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति, संस्कार आदि होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें, घबराएं नहीं कि ऐसी पेचीदगियों से हम कैसे शिक्षक बनेंगे, इससे अच्छा तो हम IAS बन जाएं, ऐसा कुछ बन जाएं। हर पद की अपनी गरिमा होती है और शिक्षक को समाज हमेशा आदर और सत्कार के साथ देखता आया है। हम अच्छे शिक्षकों की तलाश में हैं। हो सकता है कि इस प्रणाली से कुछ अप्रत्यक्ष लाभ जिनका दूरगामी परिणाम हो सामने आए। एक विशेष और बात जो आपके मन में चल रही होगी, जो आपने बार बार मुझसे पूछा है कि सर 2020 में आने वाली या 21 में आने वाली जो हमारी राजस्थान सरकार की 3rd ग्रेड की वैकेंसी है वो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार होगी या नहीं। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की वैकेंसी के बारे में भी हम सुन रहे हैं, वो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की वैकेंसी नवीन शिक्षा नीति के अनुसार होगी या नहीं होगी। प्यारे साथियों, अभी नवीन शिक्षा नीति कब लागू होगी इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। समालोचक कहते हैं कि 2020 और 21 का जो वर्तमान शैक्षिक सत्र है ये कोरोना महामारी की भेंट चढ़ चुका है। विस्तार रूप से कहूँ तो इसके बारे में अभी ये कहना नामुमकिन या मुश्किल सा है कि हमारे वर्तमान शिक्षण सत्र कब से प्रारंभ होगा। सामान्यतः सभी स्थानों पर जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है। पिछले 2-3 साल से हम जून से भी हमारी वापस कक्षाएं प्रारंभ करते हैं, यानी नया शिक्षण सत्र प्रारंभ करते हैं। 2020-21 का ये सत्र अभी वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार ही चलने को दिख रहा है। हाँ, 2021 और 22 के सत्र में कुछ नवाचार हो सकते हैं। हो सकता है कि 2021 और 22 में आपकी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा सके, पर कहा गया है कि विधिवत रूप से 2023 तक इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमको इन सब बातों से परे हमारा जो काम है, विशेष रूप से हमको शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु तो अपनी तैयारी जारी रखनी है। उससे संबंधित जितने भी आवश्यक ज्ञान, विज्ञान और अभिव्यक्ति आपके लिए आवश्यक है, आप उसके लिए मेंटल रूप से तैयार रहें, मानसिक रूप से तैयार रहें, शारीरिक रूप से तैयार रहें। कभी भी वैकेंसी हो
पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार हो या नवीन शिक्षा नीति के अनुसार हो, आपका ज्ञान आपका हमेशा साथ ही रहता है। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाता है। यदि हम इन सब बातों में उलझे रहें तो निश्चित रूप से मानसिक द्वंद्व का शिकार होंगे। मानसिक द्वंद्व में उलझे रहेंगे तो बहुत सारी चिंताएं और तनाव को हमको झेलना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ों को साथ लेकर कभी सफल नहीं होया जाता है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि 2021-22 तक कोई वैकेंसी आती है और नवीन शिक्षा नीति के अनुसार उसका प्रारूप तैयार होता है और उसमें हम 4 चरणों से गुजरते हैं, तो कौन सा केवल हमारा ही ये सब होना है? जितने भी साथी आपके साथ परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उन सबको भी इन चरणों से गुजरना है। जितना आप तैयार हैं उतना वो तैयार हैं। ऐसे में जो व्यक्ति केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा, केवल अपने काम को ध्यान में रखेगा, जो होना है वो वैसे भी आपके सामने किसी न किसी माध्यम से पता चली जाता है। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कानून बने हैं, रातों रात शिक्षा नीति आई और साहब शिक्षक भर्ती परीक्षा भी हो गई, सुबह उठे पता ही नहीं चला। तो इन सब बातों से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक बनने के लिए कौन सी चीज़ें जरूरी हैं आज और कल, उनको ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी रखें। मानसिक द्वंद्व से बचें, फालतू की बातों से बचें। कहा है हमारे संस्कृत साहित्य में, मुंडी मुंडी मतिर भिन्ना विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय। जितने लोगों से आप बात करेंगे, संवाद करेंगे, आज मेरा यहाँ सब आपसे बात करने का मुख्य उद्देश्य भी यही था। मैं देख रहा था कि अजीबोगरीब बातें आप मुझे बता रहे थे, सर इसमें तो ऐसा भी सुनने में आया है। कमाल हो गया, जब शिक्षा नीति में ये सब बातें है ही नहीं, आपने कहाँ से सुन लिया? तो इन सारी चीज़ों से मैं मजबूर होकर के आपके सामने सब बातें रखने आया हूँ। मैंने भी बहुत सारी बातें इधर उधर की सुनी हैं और कुछ लोगों ने प्रयास भी किया इन चीज़ों को समझाने का, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं 10-15 मिनट आधे घंटे की वीडियो में सब लोगों ने वही बातें रखी जिनसे उनके व्यूअर्स बढ़े, जिससे उन लोग उनको देखें। बाहर लिखा है कि क्या है शिक्षा नीति में, जाने आप 10 मिनट में। अंदर जाकर 10 मिनट में मैंने भी उनको देखा, लेकिन पता चला कि 10 मिनट में एक लाइन शिक्षा नीति की नहीं है, इधर उधर की बातें सब में है। तो ऐसा मानसिक द्वंद्व मेरे भी था कि आखिर शिक्षा नीति में है क्या। फिर मैंने उसको पढ़ा, सीखा। कुछ ऐसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग जो शिक्षाविद हैं उनसे मैंने सुना, उनसे सीखा, पढ़ा, जाना, और उसके बाद जो मेरे पास एक समेकित रूप से अनुभव और ज्ञान मेरे साथ इकट्ठा हुआ कि वास्तव में शिक्षा नीति ये है, इसमें शिक्षक प्रक्रिया ये है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है, इसमें छात्र शिक्षक अनुपात क्या हो सकता है, शिक्षक भर्ती का आधार क्या होगा, टेट एग्जाम की महत्ता क्या रहेगी, इसे कम किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इन सारी चीज़ों को, संस्कृत का स्थान इसमें क्या है, क्या इसके लाभ और नुकसान हैं, इन सारी चीज़ों को ताकि मैं आपके सामने रख सकूं। और मैं समझता हूं कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस नवीन शिक्षा नीति में संस्कृत का स्थान क्या है। प्यारे साथियों, मैं संस्कृत का शिक्षक और शिक्षार्थी हूं। मैं अपने जीवन काल में जिस भाषा को लेकर चला हूं उसका नाम ही संस्कृत है। तो संस्कृत का विद्यार्थी भी हूं और शुभकामनाओं से संस्कृत का शिक्षक भी हूं। मैं इसलिए विशेष रूप से इसके बारे में चर्चा आपके सामने रखता हूं। आप में से बहुत सारे लोग संस्कृत विषय से हैं तो उनकी आवश्यकता भी है, और आप आशा भरी नज़रों से भी मुझे देख रहे होंगे कि सर संस्कृत का इस नवीन शिक्षा नीति में क्या रोल होगा। इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। संस्कृत भाषा का आखिर नवीन शिक्षा नीति 2020 में क्या स्थान रहेगा। प्यारे साथियों, एक शुभ संकेत है कि नवीन शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का, प्रोत्साहन करने का प्रारूप तैयार किया गया है। कहा गया है कि जितने भी भारतीय साहित्यिक भाषाएं, परंपरागत या प्राचीन भाषाएं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी ये कहूँ कि संस्कृत, प्राकृत, पाली, मलयालम, तेलुगु आदि जो हमारी साहित्यिक और परंपरागत प्राचीन भाषाएं हैं उनको बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है। इन सब भाषाओं में सबसे प्रधान स्थान रखती है हमारी संस्कृत भाषा। तो यदि इन सभी भाषाओं के लिए, प्रोत्साहन के लिए, विकास के लिए, प्रचार प्रसार, संरक्षण, संवर्धन के लिए कोई काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से उन सब में सर्वोपरि स्थान हमारी संस्कृत भाषा का है। जिस प्रकार से स्कूली शिक्षा में कक्षा 6 से आप संस्कृत भाषा का विशेष रूप से अध्ययन आप कर सकते हैं, उसी प्रकार से उच्च शिक्षा संस्थानों में भी संस्कृत भाषा को आप एक अलग विषय के रूप में, ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ सकेंगे। किसी विशेष भाषा में यदि आप योग्यता अर्जित करना चाहते हैं तो अन्य भाषाओं के समान ही संस्कृत भाषा को भी आप अपना विषय बना सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अनेक शिक्षण संस्थानों की अलग से स्थापना की जाएगी। उसमें संस्कृत शिक्षण के लिए विशेष रूप से कार्य किए जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर पढ़ाए जाने वाले शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए संस्कृत शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। कहा भी गया है कि जो 1986 का त्रिभाषा फॉर्मूला है उसको लगभग किसी रूप में वापस लागू किया गया है। यानी कक्षा 6 के बाद बालक त्रिभाषा का, या यूँ कहूँ कि प्राइमरी और प्राइमरी के बाद बालक त्रिभाषा सूत्र के आधार पर शिक्षण प्राप्त करेगा, जिसमें मातृभाषा,
हिंदी, अंग्रेजी और तीसरी वैकल्पिक भाषा है। अभी भी कहीं ना कहीं संस्कृत वैकल्पिक भाषा के रूप में बनी रहेगी। हाँ, पहले के समान या पहले से ज़्यादा अब उसके संरक्षण, प्रचार प्रसार के लिए और प्रोत्साहन के लिए कार्य किए जाएंगे। कक्षा 6 के बाद यदि कोई बालक चाहता है कि मैं संस्कृत भाषा में ही विशेष रूप से कोई योग्यता अर्जित करना चाहता हूँ, तो अब वह उसके लिए स्वतंत्र है। कक्षा 10 के बाद हम संस्कृत को एक ऐच्छिक विषय के रूप में लेते थे। अब आप कक्षा 6 से ही उस भाषा में विशेष योग्यता अर्जित रखने का यदि मानस रखते हैं तो वो काम आप कक्षा 6 से भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात ये कहें, सारी बातें भी सामने प्रकट नहीं हैं कि त्रिभाषा सूत्र में वैकल्पिक भाषा के रूप में संस्कृत का स्थान क्या होगा, लेकिन निस्संदेह ये बात मैं कह सकता हूँ कि अब तक के जो हालात हैं, अब तक संस्कृत भाषा के लिए जो किया गया है उससे कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज अधिक काम किया जाएगा, कहीं ना कहीं अधिक ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यदि आप संस्कृत भाषा के विद्यार्थी हैं, संस्कृत भाषा के शिक्षक और शिक्षार्थी हैं, तो इस नवीन शिक्षा नीति में आपको निराशा नहीं मिलेगी। इसमें कहीं ना कहीं आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके रोजगार संवर्धन के लिए विशेष रूप से कुछ न कुछ प्रयास अधिक रूप से किए जाएंगे। कहा भी जाता है कि जिस देश की संस्कृति मजबूत हो, जिस देश के संस्कार मजबूत हों, जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा हो, वो हमेशा आगे बढ़ा है और बढ़ता आया है। दोस्तों, हमारी संस्कृति और भारत देश का आधार वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं संस्कृत ही रहा है, इसलिए इसको हम आदि संस्कृति कहते हैं। प्राचीन भारत में जब भारत विश्व गुरु रहा, उस समय सारा का सारा ज्ञान विज्ञान, हमारा ज्ञान निधि सारा का सारा संस्कृत में था। इसलिए संस्कृत की इस गौरवमयी परंपरा को, इस संस्कृत के खजाने को हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। इन सारी बातों को निश्चित रूप से सभी शिक्षाविदों ने नवीन शिक्षा नीति 2020 में ध्यान अवश्य रखा होगा। और यदि इन सारी बातों को हम ध्यान में रख करके नवीन शिक्षा नीति को साथ लेकर बढ़ रहे हैं, तो निसंदेह संस्कृत के शिक्षक और शिक्षार्थी होने के नाते मैं आपसे यही कहूँगा कि हम संस्कृत में आगे यदि कुछ अनुसंधान करते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, तो हमें कतई किसी प्रकार की आशंका मन में नहीं रखनी है। दोस्तों, अंतिम सोपान के रूप में अब थोड़ी सी मैं बातें करता हूँ कि नवीन शिक्षा नीति में कौन कौन से विशेष लाभ हमें दिखाई दे रहे हैं और यथाकथित कुछ ऐसे नुकसान भी जो मैं समझता हूँ वो आपके सामने में रखना चाहूँगा। पहले हम बात करते हैं कि नवीन शिक्षा नीति में ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जिनसे हमें बहुत सारे प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे रहे हैं। हमारी शिक्षा की हमेशा ये दोषपूर्ण पद्धति रही है या हमेशा इस बात को आधार मानकर निंदा की जाती है कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है। हमेशा इसमें कहीं ना कहीं व्यावसायिक शिक्षा को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तो एक अच्छी बात यह है कि अब हम सैद्धांतिक शिक्षा से, आदर्शवाद से निकलकर कहीं ना कहीं हम व्यावसायिक शिक्षा की ओर बढ़े हैं। कक्षा 6 से ही हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर के ज्ञान को और व्यावसायिक शिक्षा को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके आगे जाकर दूरगामी परिणाम निकलेंगे। और आज इस तकनीकी वैश्विक युग में आगे जाकर हमारे शिक्षा प्राप्त सभी जितने भी साथी युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनका जीवन सुदृढ़ होगा। राष्ट्र निर्माण में हम बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। दूसरी बात, हमारी शिक्षा नीति में संस्कृत का मैं विद्यार्थी हूँ, इसलिए विशेष रूप से कहूँगा कि संस्कृत और प्राचीन भारतीय भाषाओं को भी पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेगी। उनके प्रचार प्रसार, संरक्षण आदि के लिए विशेष रूप से कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा छात्र शिक्षक आदि जो मापदंड नवीन शिक्षा नीति में निर्धारित किए गए हैं, यदि उनको सही तरीके से लागू किया गया तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि प्रारंभिक स्तर से लेकर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नवीन रोजगार के पद सृजित होंगे, जिससे कई युवा साथियों को डिग्री के बाद, डिप्लोमा के बाद शिक्षक पद पर आसीन होने का सौभाग्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिससे बेरोजगारी जैसी समस्या से कुछ हद तक हमें निजात मिल सकेगी। मानसिक तनाव और द्वंद्व के साथ हम तैयारी तो करते हैं, पर हमेशा मन में ये भय रहता है कि यार हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। यदि नवीन शिक्षा नीति के सभी मापदंडों को ईमानदारी से लागू किया जा सकेगा, ईमानदारी से मेरा मतलब है जिस मानसिकता से नवीन शिक्षा नीति को तैयार किया गया है उस हिसाब से यदि इसको लागू किया जा सकेगा, तो निश्चित रूप से छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षण संस्थाओं के विकास, नए नए शिक्षण संस्थाओं के खोले जाने से आगे हम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सरकारी तंत्र में छात्रों की संख्या बढ़ेगी और इससे नवीन रोजगार के पद सृजित होंगे, ताकि कोई भी बीएड धारक हमारा साथी बेरोजगार युवा रोजगार प्राप्त कर सकेगा। इन सारी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी भी आशंकाएं हैं जिनको हम साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपस में आप लोग बात करते समय भी बताते हैं कि सर हो सकता है कि इससे पीपीपी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या एनजीओ को बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी और एनजीओ को यदि शिक्षा में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा का निजीकरण भी किया जा सकता है। यदि शिक्षा का निजीकरण किया गया या पीपीपी मोड पर या मॉडल पर शिक्षा को लाया गया तो क्या पता आगे जाकर रोजगार के अवसर बढ़ने की बजाय घट भी सकते हैं। दूसरी बात, इसमें यह भी आशंका की जा रही है कि ये जो शिक्षक भर्ती के मापदंड हैं, जो 4 चरण या 3 चरण यदि हम कहें, यदि ये लागू किए जाते हैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत पेचीदा हो जाएगी, बहुत जटिल हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं से मानसिक द्वंद्व और तनाव हमेशा शिक्षक बनने वाले साथी के मन मस्तिष्क पर रहेंगे। कहीं ना कहीं वो इस ज्ञान के बोझ से दब सा जाएगा, हमेशा इस भय से व्याप्त रहेगा, उसका मन उद्वेलित आशंकित रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंटरव्यू तक जाते जाते फेल हो जाऊं। क्योंकि पहले आपको टेट एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद आपको भर्ती परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद डेमो क्लास में पास होना पड़ेगा और अंतिम चरण के रूप में आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं झेल पाए हैं या यूँ कहें कि ऐसा हमने फेस नहीं किया है, तो ये नवीन बातें हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयभीत और आशंकित भी कर रही हैं। इसके साथ ही इंटरव्यू के नाम यानी साक्षात्कार के नाम से एक बात हमेशा जुड़ जाती है कि जिन जिन भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार होता आया है वहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि कई सारे ऐसे केस हमारे सामने आते रहते हैं जहां आए दिन खबरें रहती है कि इसमें या इस भर्ती में ऐसा भ्रष्टाचार पाया गया, इसमें ऐसा गिरोह मिला। तो इन सारी चीज़ों को जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से मन में ये विचार आता है कि यदि ऐसा हुआ, प्रत्येक शिक्षक भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू हुआ, तो पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि सारी भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार घुस जाए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। लेकिन निश्चित रूप से यदि हम यही बातें सोचकर आगे बढ़ेंगे तो फिर शिक्षक का जो हमारा सपना है, बताइए वो कैसे पूरा होगा। हमें अपने इन सारी बातों को साइड में रखकर ये बात और इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जिन शिक्षाविदों ने शिक्षा नीति को तैयार किया होगा, उन्होंने हमारे देश की और हमारे राज्यों की उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में जरूर रखा होगा। वो सब वहाँ बैठ करके ऐसा नहीं कि उन्होंने उन चीज़ों को दरकिनार किया होगा, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। फिर भी यदि मान लीजिए कि वो हमारे परिवेश से, हमारे देश कालखंड से परिचित नहीं हैं, हमारी शैक्षिक परिस्थितियों से उनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो निश्चित रूप से समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सरकारों के पास आएगा। राज्य सरकारें उनमें अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी जो सिचुएशंस हैं उनके अनुसार अपने राज्यों में इनको लागू करेगी। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे परिवर्तनों के साथ इनको लागू किया जाए, इसलिए आपको कतई नहीं घबराना है। याद रखिएगा, जो मेहनत करते हैं उनको हमेशा नौकरी मिलती है, वो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जो सिर्फ महत्वाकांक्षी और सिर्फ महत्वाकांक्षी होते हैं वो डरे रहते हैं, जो ज़्यादा डरता है वो कभी लक्ष्य प्राप्त भी नहीं करता है। आप ये मान के चलिए कि हम वैसे भी टेट दे रहे हैं, वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ डेमो और क्या नाम है उसका इंटरव्यू तो नहीं दे रहे, तो कोई बात नहीं, हमारा होगा, सबका होगा, सबका होगा, जो हमारा होगा। इतने हम हैं भी नहीं। अच्छा, शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का सबसे बड़ा काम होता है, ज्ञान तो उसके पास होना ही चाहिए, अभिव्यक्ति भी उसके पास होनी चाहिए। हम जो काम बाद में करेंगे वो पहले करके चले जाएंगे। अरे हम दे क्या रहे हैं? हम डेमो का मतलब या इंटरव्यू का मतलब क्या है कि हम हमारे ज्ञान और अभिव्यक्ति का हम थोड़ा सा नमूना दे रहे हैं कि देखिए हमें बोलना आता है, हमें ये सब करना आता है। जिस पद के लिए आप जा रहे हैं निश्चित रूप से आपसे सब उम्मीद करते हैं कि आप उसके योग्य हैं कि नहीं हैं। कई बार परीक्षाओं में हम इधर उधर से कैसे भी, मान लो कई बार आप लोग ही शिकायत करते हैं कि यार फला व्यक्ति तो ऐसे ही पास हो गया, वो इस योग्य नहीं था। तो बहुत सारी बातें होती हैं, शिक्षाविद इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के शिक्षा नीतियाँ बनाते हैं। हाँ, कभी कभार वो नीतियाँ बन जाती हैं जो प्रासंगिक नहीं होती, हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होती। तो ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये कोई एक विशेष अधिनियम या एक व्यक्ति ने लागू नहीं किया है। आगे जाकर हमारे राज्य के सभी, हमारे देश के सभी राज्य इनको देखेंगे, परखेंगे, उनमें परिवर्तन करेंगे और उसके बाद लागू करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये हमारे बेरोजगार साथियों के लिए, बीएड धारक, बीएसटीसी धारकों के लिए अनुकूल नहीं है, ये उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो वहाँ पर आप सभी साथी अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से रखी गई बातों को सरकार देखेगी। वो भी चाहती है कि आप सबके हितों का ध्यान रखा जाए, हितों का संवर्धन रखा जाए और उसके अनुकूल ही कानून बनाया जाए। दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार केवल इसे लागू करके तीसरे नहीं कर सकती है। आरटी 2009 के बाद कितने सारे परिवर्तन हमने इसमें राजस्थान में किए हैं, वैसे ही इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जाएंगे। कुछ तोड़ा जाएगा, कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ कम कुछ ज़्यादा के साथ इसको लागू किया जाएगा। तो घबराएं नहीं, तैयार रहें अपने आप को। वैसे भी आपने हमेशा हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार किया। पहले टेट एग्जाम नहीं होता था, जब आया तो हमें लगा कि पता नहीं क्या बढ़ा दिए, लेकिन देखिए हम उसके अनुकूल हो गए, हमने उसको अपनी आदत में ले आए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो वास्तविकता में कुछ और होती हैं और नियम कानूनों में कुछ अलग होती हैं। आशा करता हूं कि राजस्थान का वो बेरोजगार साथी, राजस्थान का कर्मठ वो मेरा साथी
जो वास्तव में सिर्फ कर्म को ही अपना सब कुछ मानता है, भाग्य से पहले वो कर्म को ध्यान में रखता है, जो नीति सत्य की उस बात को हमेशा याद रखता है कि केवल भाग्य पर ही रहने वाले लोग मंजिल नहीं प्राप्त करते, कर्माधीनम फलम वाली बात को ही हमेशा ध्यान में रखते हैं, जो गीता की उस लाइन्स को भी याद रखते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के ही हम ध्यान रखने वाले लोग हैं, हम कभी भी फल की विशेष रूप से इच्छा नहीं करते। हाँ, कर्म करते हो यथा कर्म तथा फलम, यदि हम जैसा कर्म कर रहे हैं तो वैसा फल हमको मिलना है। यदि हम मेहनत ही नहीं कर रहे और फिर शिक्षा नीतियों के बारे में समझने का प्रयास करे जा रहे हैं, हजार जगह से पूछ रहे हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि वो कोई आपके लिए सार्थक चर्चा होगी। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको कोई शिक्षा नीति समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आएगी तब अपने आप ही आप फेस कर लेंगे। आप कर्मठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, त्यागी हैं, विशेष रूप से मेहनत करने के जुनूनी व्यक्ति हैं, तो आपके लिए कोई नामुमकिन नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। करते आए हैं, करते रहेंगे। मांझी नाम का व्यक्ति अकेला एक पहाड़, कितने किलोमीटर पहाड़ तोड़कर रास्ता बना सकता है, तो आप एक पढ़ाई का काम नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ये लोग कायर होंगे, मैं सीधा बोलता हूँ आप सब लोगों को, निश्चित रूप से वो लोग कायर हैं जो ये कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या होता रहता है, और वो लोग बड़े कर्म नष्ट लोग होते हैं, कर्मठ लोग होते हैं, जो कहते हैं होने तो जो हो रहा है, हम तैयार हैं, जो होना है सबके साथ होना है, और वैसे भी समकक्ष में योग्य का परीक्षण होना चाहिए, कहाँ दिक्कत है। लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, फिर भी सिलेक्शन तो होने वालों का होता ही है। अभी भी लाखों विद्यार्थी बैठेंगे, प्रक्रिया या प्रारूप कोई सा भी हो, चरण कोई सा भी हो, किसी न किसी का तो सिलेक्शन होना है। क्यों ना मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन ही होगा, ऐसी भावना से आप पढ़ते रहें। इससे संबंधित और भी कोई विशेष बातें यदि आपकी आती हैं, मैंने बहुत सारी बातें डिटेल में ली हैं, वीडियो इसलिए बड़ा भी हुआ, लेकिन मैं ये चाहता था कि आपकी जिज्ञासाएं एक मंच पर आकर शांत हों। स्कूली शिक्षा से लेकर के, पाठ्यक्रम बदलाव से लेकर के, उच्च शिक्षा से लेकर के, शिक्षक प्रशिक्षण से लेकर के, शिक्षक भर्ती परीक्षा नियमों से लेकर के, टेट भर्ती परीक्षा के प्रारूप से लेकर के, साथ में संस्कृत शिक्षा के स्थान से लेकर के, और इससे क्या क्या नुकसान और क्या क्या लाभ हम देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने बहुत ही विस्तार में सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। मैं जो समझा उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और विशेष रूप से यदि बात कहूँ, जैसा कि लोग बताते हैं या बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसा कोई विशेष आपकी समझ में नहीं आए वैसी बात रही नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को सामने रखें, लोगों के शेयर करें, इसे लाइक करें, और जो चैनल है हमारा संस्कृत सरस्वती, इसी तरह की बहुत महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए चैनल से आप जुड़ें। संस्कृत सरस्वती एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन संस्कृत के विद्यार्थी यदि हैं तो आप उसे डाउनलोड करें। बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से और संस्कृत सरस्वती ऐप के माध्यम से जानने को मिलती हैं। मैं संस्कृत का शिक्षक और शिक्षार्थी हूं, तो मेरा एक छोटा सा संदेश शिक्षक के सभी साथियों के लिए भी, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे शिक्षक हों या शिक्षार्थी हों या गुरुजन महोदय कोई भी हों, याद रखिएगा इस नवीन शिक्षा नीति से हमें कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। यदि आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होना है, कई कई जगह संस्कृत को दबा दिया जाता है, सीनियर स्कूलों से संस्कृत को हटा दिया जा रहा है, ये कतई नहीं है। हमारे प्रयास कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। विश्वास रखिएगा, अब तक हमारे संस्कृत भाषा के हितों का संरक्षण होता आया है, तो निश्चित रूप से आगे भी होता रहेगा। कभी कभार आवश्यकता पड़े तो आप भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहा करें, हमेशा अपने हितों की बातों का ध्यान रखा करें, पढ़ते रहें। हम वो भाषा पढ़ रहे हैं जो संस्कृत केवल संस्कृत भाषा नहीं, एक भावना है, एक संस्कार है, एक परिष्कार है, एक आविष्कार है। दुनिया में जो लोग अब कर रहे हैं ना, वो काम हम बहुत पहले कर चुके हैं। हमें स्वाभिमान है हमारी भाषा पर, गर्व है हमारी भाषा पर। जब भी मैं याद करता हूँ या मुझे याद रहता है 24 घंटे कि मैं संस्कृत का शिक्षक और शिक्षार्थी हूँ, तो मानेंगे नहीं आप, गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों मैं अपनी भाषा पर इस तरह से गरीबी दिखाऊं, क्यों मैं अपने आप को दरिद्र समझूं कि मैं तो संस्कृत पढ़ता हूं। स्वाभिमान, अभिमान है मुझे, घमंड है मुझे इस बात पर कि मैं जिस भाषा को जानता हूं वो किसी काल में, किसी कालखंड में इस आर्यावर्त भारत देश को दुनिया में विश्व गुरु का नाम देने में समर्थ रही। और जब से संस्कृत का क्षरण हुआ है, जब से संस्कृत की कदर आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं करी, इस देश ने नहीं करी, तब से लेकर आज तक हम उस लड़ाई को वापस लड़ते आ रहे हैं, पर फिर भी हम ज्ञान की वो महाशक्ति नहीं बन पाए हैं। और नवीन शिक्षा नीति में वही बात दोहराई गई है कि इसका प्रधान लक्ष्य ही यही है कि हम सैद्धांतिक शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाएं, और साथ में आने वाली भारत देश की युवा पीढ़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, वो कहीं ना कहीं एक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभरे, दुनिया लोहा माने। हम कई सारे लोग भारत से बाहर जाकर के बड़े बड़े पदों पर, बहुत सारी कंपनियों की उच्च पदों पर संचालनकर्ता के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय होता है। ये कहीं ना कहीं यही कारण है कि हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा नीति ऐसी है जो हमें हमेशा जोड़े रखती है। तो संस्कृत के यदि विद्यार्थी हैं तो गर्व से कहो कि बोलो संस्कृत, पढ़ो संस्कृत, वदतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम, और मैं तो कहता हूँ कि जियो संस्कृत। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सारी बातें मैं आपको बताया,
हो सकता है कि अब तक आप नहीं समझ पाए हो, लेकिन अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अधिकाधिक लोग इस बात को समझ सके, देख सके और पढ़ सके। आगामी जो भी शिक्षा नीति से संबंधित बातें आएंगी उनके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी आऊँगा। थोड़ा लेट में आया हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि जो चीज़ें पहले मैं उनको अच्छी तरह से समझ सकूं, उसके बाद मैं आपके सामने रखूं, तभी तो मैं आपको समझा पाऊंगा। आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस टू हेल्थ, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका स्वास्थ्य बिगाड़ूं। मैं चाहता हूं बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे सीखें। तो उसके लिए मैंने बहुत अनुसंधान किया है, इस बात को समझा है कि वास्तव में ये है क्या, तब जाकर के मैं आपके सामने इस रूप में रख पाया हूं, ताकि अब आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव ना हो, किसी प्रकार की जिज्ञासा ना हो कि यार ये है क्या। सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिले होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा है अंत तक। शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।